ट्रांसफर जिस तरह से एक कॉमन सी बात है कि पानी हाइट से हाइट से नीचे की तरफ गिरता है। झरना होता है ना, वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल से पानी नीचे नदी में आके मिलता है, ठीक है, या फिर नदी में आके फिर एक दूसरी फॉल होती है तो फिर गिरता है। तो इसका मतलब है कि हाई हाइट से पानी किधर गिरता है, लोअर हाइट की तरफ। ठीक, ये पानी के लिए हो गया। हाई हाइट से लोअर हाइट की तरफ जाता है पानी। फिर जैसे कि करंट पढ़ती हो कि करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलता है, तो हीट का भी यही है। हीट ट्रांसफर, हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तो जो हॉट बॉडी होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। अब इसके ट्रांसफर होने के बहुत सारे तरीके हैं। इस वही चीज को इसमें हम लोगों को पढ़ना है। देखो, बहुत सारी चिल्ड्रन विल एबल टू कंपेयर बॉइलिंग, एवापोरेशन, ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हीट टेम्परेचर। हीट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट थी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी कैन नॉट सी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे हीट क्या है, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कैसे इसको इसकी पहचान करेंगे। जैसे लाइट एनर्जी की पहचान करते हैं किस तरह से, कि लाइट हमें दिखाई नहीं देती लेकिन चीजों को देखने में मदद करती है। तो हीट की पहचान कैसे करेंगे, हीट एनर्जी की पहचान ये करेंगे कि हीट हमें सेंसेशन देती है। किस चीज का सेंसेशन देती है, हार्ड का, सॉफ्ट का, किस चीज का, Sensation वार्मथ is का, war. वार्मथ का सेंसेशन देती है, कोल्ड का सेंसेशन देती है, ठंडे गर्म का सेंसेशन देती है। ठीक है, तो पूछा जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, कि व्हाट इज हीट। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तुम्हें पता है, यहाँ पे व्हाट इज हीट या डिफाइंड हीट, या डिस्कस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हाउ हीट इज डिफर फ्रॉम टेम्परेचर। ये इसके डिफरेंस भी आ सकते हैं, डिफाइन भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है तुम्हें तुम्हें पता है। While temperature measures the degree of hotness and coldness, तो हीट का अलग चीज है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ द डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है यहाँ पर है, एक्सटेंट। जैसे इंग्लिश ग्रामर में डिग्री पढ़ती हूँ ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री कितने कम कितना ज्यादा है टेम्परेचर, और हम जानते हैं टेम्परेचर बहुत होता है। टेम्परेचर 1500 केल्विन, 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, और आपका -1500 डिग्री सेल्सियस पे भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह के टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग को जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, जिसे हम 97 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। फ़ारेनहाइट में अलग तरीके से नापते हैं, सेल्सियस में अलग तरीके से नापते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, 10th वगैरह में चले जाते हैं, लेकिन उनको हीट और टेम्परेचर में फर्क नहीं समझ में आता कि टेम्परेचर ज्यादा है। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वही चीज, फ्लो कॉन्टिन्यूस टिल द टेम्परेचर बिकम सेम एवरीवेयर, कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, और ये कब तक होती रहेगी, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, टी डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। ठीक है, इसका T1 था, इसका T2 था। हीट तब तब तक ट्रांसफर करेगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, T ना हो जाए। T अब कुछ भी हो सकता है। हीट हैज थ्री मेन इफेक्ट, दीज आर फॉलोज। हीट का क्या क्या इफेक्ट है, इफेक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इफेक्ट्स ऑफ हीट या फिर हीटिंग इफेक्ट।
राइट, हीटिंग इफेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है हीट का? हीट अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ज्यादा हीट है, कम हीट है, तो उसके टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करेगी। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब है कि अगर वो 27 डिग्री सेल्सियस पे था तो वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेकिन जब हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे किसी चीज को। और इसी तरह से प्रोवाइड कन्वर्सली कि जब हम फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे किसी चीज को, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स, ऑन हीटिंग एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर राइजेस एंड ऑन कूलिंग इट्स टेम्परेचर इज फॉल्स। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जब हम किसी चीज को कूल डाउन करते हैं तो उसका टेम्परेचर गिरता है, माइनस में जाता है। या अगर सपोज कि 40 डिग्री सेल्सियस था, तो हमने एसी ऑन कर दिया तो एसी में हमारे कमरे का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। हीट कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत इजी बात है, तुम लोग जानती हो। हीट, बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ किस में चेंज हो जाएगा? बर्फ सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। वाटर में चेंज हो जाएगा। वाटर को गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये भी पता चलता है कि हीट कैन आल्सो चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकता है। साथ ही साथ जब हम इसको कूल करेंगे, पानी को कूल करते हैं तो वो आइस बन जाता है। हीट में चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हीट से साइज भी चेंज होती है, जैसे कि रबर है, आयरन है, ठीक है। आयरन आयरन की जो रेल लाइन होती है, रेलवे पटरी जो होती है, रेल लाइन, उसको आयरन में वहां पे जो दो पटरियों के बीच में यहाँ से यहाँ तक पटरी चलती चली आ रही है, और फिर जब दूसरी पटरी लगाते हैं तो थोड़ा सा गैप करके लगाते हैं। तो ये गैप, यहाँ पे ये जो गैप होता है, ये क्यों होता है? इसीलिए होता है कि वो एक्सपोजर है, एक्सपोज में है सराउंडिंग के, सूरज के एक्सपोज में है। गर्मी में ये आयरन जो है वो एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड होने की वजह से पटरियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ ना जाए, इसलिए थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ देते हैं। तो हीट में चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हीट देंगे तो साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब साइज बढ़ भी सकता है ऑब्जेक्ट का, और साइज श्रिंक भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, और जिनको हीट देते हैं तो वो नॉर्मल जाती हैं, फैल जाती हैं। जैसे वैक्स, वैक्स है ना, वैक्स को जब हम हीट करेंगे तो इसका साइज क्या है? इंक्रीज होगा। हीट करने पर साइज जो है वो इंक्रीज होता है, साथ ही साथ स्टेट भी चेंज हो जाता है, वो पिघलने लगती है, फैलने लगती है। अब आता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, बहुत बार पढ़ भी चुकी है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। जिस तरह से देखो, डिफरेंस किस में लिखना है, नोट कर लो। किस में डिफरेंस लिखना है? तुम्हें डिफरेंस लिखना है किसमें? हीट एंड टेम्परेचर में लिखना है। हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस लिखना है, और साथ ही साथ डिफरेंस तुम्हें लिखना है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। और डिफरेंस कैसे लिखते हैं? पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। 3-4 पॉइंट होने चाहिए, कॉलम वाइज लिखते हैं, कॉलम बना के लिखते हैं। हीट में क्या लिखोगी? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन टेम्परेचर क्या? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस। ठीक है, इसमें ये लिखोगी। फॉर एग्जाम्पल दे देना, जैसे कि हीट है, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। टेम्परेचर में दे देना, टेम्परेचर कैन बी फॉर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लाइक 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से एग्जाम्पल दे देना। अब बॉइलिंग एंड एवापोरेशन क्या है? तो तुमने एक भगोने में, एक पॉट में पानी ले लिया, नॉर्मल हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर है, ये आग जल रही है, फायर है, ठीक है। और ये सबसे पहले क्या होगा? तुमने फ्लेम जला दी, यहाँ पे फायर है, फायर जल रही है, तो सबसे पहले क्या होता है? पानी उबलते देखा है कभी? हाँ। सबसे पहले क्या होता है? हल्की हल्की धुआं उठने लगता है, पहले बुनकी बुनकी आती है, बबल्स आते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा धुआं उठने लगता है। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन कैसा होता है? स्लोली होता है और शुरू में होता है, तो शुरू में टेम्परेचर क्या होगा? एट लो टेम्परेचर पे होता है। कैसे होता है? लो लो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे होता है। लेकिन फिर जब हम इसको और देर तक और समय लगाकर बॉईल करना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है? बबल्स बहुत तेजी से धुआं निकलने लगता है, बहुत तेजी से बड़े बड़े धुएं निकलने लगते हैं। तो ये कब होता है? ये सेकेंड स्टेज पे होता है। इसको हम कहते हैं अब पानी बॉईल हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। बॉइलिंग कैसा होता है? फास्ट होता है, धीरे धीरे ना बुल 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 ऐसे बुलबुला उठता है ना, फास्ट होता है। और बॉइलिंग जब होता है तो बॉइलिंग में क्या हो जाता है? टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। तो तुम्हें 3 पॉइंट मिल गए। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में समझ में आ हाँ। गया कि वेपराइजेशन टेक प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग टू फिनोमिना। अच्छा देखो, एवापोरेशन के वक्त भी वो वेपर निकलती है, दोनों। बॉइलिंग के वक्त भी वेपर निकलेगी, वेपर ही तो निकल रही है, लेकिन ज्यादा निकलेगी। और एवापोरेशन के वक्त भी वेपर निकलेगी, लेकिन कम निकलेगी, लो वेपर निकलेगी। लेकिन निकलेगी। बॉइलिंग के वक्त हाई वेपर निकलेगी। दोनों ही वक्त में वेपराइजेशन ही होता है। पानी लिक्विड, वेपराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चेंज होता है? वेपर, गैस स्टेट में। वेपर। गैस लिखो। लिक्विड से गैस में चेंज गैस। होने को वेपराइजेशन कहते हैं और इसका दो फिनोमिना होता है, या तो बॉइलिंग या तो एवेपोरेशन। अब यही जो हमने तुमको बताया पूरा, इसमें ये यहाँ पे लिखा है, व्हेन लिक्विड इज हीटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विड मॉलिक्यूल्स गेन suffer energy so as to overcome the intermolecular force present between liquid molecules independent. As a result, liquid transformation into gas phase. The change of state of substance from liquid state to gaseous state is known as boiling process. उसे boiling process कहते हैं। हर लिक्विड का, अल्कोहल का, दूध का, पानी का, प्योर वाटर का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसे बीपी कहते बॉइलिंग हैं। उसी पॉइंट होता है। उसी टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फिक्स टेम्परेचर है जिसपे पर्टिकुलर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी कि गैस फॉर्म करना शुरू हो जाता है। ठीक। एवापोरेशन क्या है? प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर फ्रॉम एट एनी टेम्परेचर। देखो यहाँ पे नोट करना, द चेंज ऑफ बॉइलिंग में क्या कह रहा है? लिक्विड स्टेट इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो बॉइलिंग होती है वो किस पे होती है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है। जैसे कि वाटर के लिए बीपी क्या है? वाटर का बीपी है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगेगा। लेकिन एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन लोअर टेम्परेचर पे भी होता है, हाई टेम्परेचर पे भी होता है। लोअर टेम्परेचर पे कम होता है, विजिबल नहीं होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वही बॉइलिंग हो जाता है। जैसे कि नदियां हैं, नदियों में हर वक्त एवेपोरेशन होता रहता है सूरज की रोशनी में। हम्म पानी तुम्हारे कमरे की फ्लोर पे गिर गया, तुमने उसको नहीं पूछा, कुछ भी टच नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पानी अपने आप सूख जाता है ना। कपड़े तुम टांगती हो बाहर सुखाने के लिए, तो कपड़े सूख जाते हैं ना। तो किस टेम्परेचर पे हो रहा है? सुबह टेम्परेचर थोड़ा ठंडा था, फिर बढ़ा, फिर शाम को थोड़ा ठंडा हो गया, कपड़ा सूख ही रहा है। तो कपड़ा सूखना, ये सारी चीजें क्या है? इवेपोरेशन है। पसीना निकलना इवेपोरेशन। वेपर फॉर्म एट एनी टेम्परेचर बट इट ओनली हैपेंस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हाँ, एक चीज और, बॉइलिंग जो है आपका वो बल्क फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना है। जब फिनोमिनॉन फिनोमिना है, जब बॉइलिंग होती है बर्तन के अंदर पानी में, तो पूरा बर्तन बॉईल, पूरा पानी, पूरा होल लिक्विड बॉईल होता है, बुलबुले नीचे से उठते हुए दिखाई देती है। लेकिन एवापोरेशन क्या है? इट इज अ सरफेस फिनोमिना। एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमेना। तो देखो तुमको कितने पॉइंट्स मिल गए? तुमको डिफरेंस लिखने के लिए कितने पॉइंट्स मिल गए?
यहाँ से फर्स्ट पॉइंट कि एवापोरेशन स्लो होता है लेकिन बॉइलिंग फास्ट होता है। दूसरा पॉइंट एवापोरेशन लो टेम्परेचर नहीं बल्कि यहाँ पे लिखो एनी टेम्परेचर स्पेशली लो टेम्परेचर पर भी होता है। दूसरा पॉइंट बॉइलिंग फास्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट कि बॉइलिंग में हाई वेपराइजेशन होता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाता है, एवापोरेशन में रेट ऑफ वेपराइजेशन लो होता है। तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, बॉइलिंग आपका बल्क फिनोमिना है लेकिन एवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना slowly over as molecule, we know that the molecules in a, तो 4 पॉइंट तुमको मिल गए डिफरेंस कॉलम में लिखने के लिए। As a result, there are few molecules which have high energy than the other if high energy possessed by a certain molecule is sufficient so as to overcome the process of evaporation. So the process of evaporation occurs at the surface of a liquid. Okay, take place temperature of us. Rate of evaporation increase with an increase of temperature because then liquid moves molecules will have a greater energy. Evaporation कब ज्यादा होगा, एक सनी डेज है और उसको क्या कहते हैं, बदली वाला डे को, थोड़ी सी क्लाउडी। क्लाउड है, क्लाउडी डे है, तो किस दिन एवापोरेशन ज्यादा होगा, जब सनी डे होगा, जब धूप अच्छे से निकली है। क्यों? क्योंकि उस वक्त धूप अच्छे से है, टेम्परेचर अच्छे से है, हाई टेम्परेचर है, तो एवापोरेशन ज्यादा होगा। ठंडी में एवापोरेशन ज्यादा होगा या गर्मी में एवापोरेशन ज्यादा होगा? कपड़े कब जल्दी सूखते हैं? गर्मी में गर्मी जल्दी सूख में। जाते हैं क्योंकि इवेपोरेशन रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादा रहती है, हीट ज्यादा रहती है। ठंड में सूरज अर्थ से दूर चला जाता है। देखो ठंड और गर्मी पड़ती भी क्यों है, ठंडी और गर्मी पड़ने का ठंडी रीजन भी है, जो हमारी अर्थ है ना, वो जिस पाथ पे मूव करती है वो एक इलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है। अब इस इलिप्टिकल पाथ में अर्थ यहाँ कहीं पर भी, यहाँ पे कहीं पे सन होता है, सन जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है, ये सन है। अब गर्मी में आपका हम्म। समर इधर पड़ेगा और विंटर आपका इधर पड़ता है। कैसे? अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन 365 डेज में, एक साल में, है ना, एक साल में पूरा मूव करती है। तो जब अर्थ आपकी इधर होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है, अर्थ को यहाँ पे अर्थ लिख देते हैं, अर्थ इधर होती है तो ये सूरज के करीब होती है, नियर होती है। नियर होने की वजह से क्या होता है कि समर हो जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी करीब होती है, तेजी से पड़ती है। लेकिन जब विंटर आता है तो अर्थ यहाँ पे कहीं चली जाती है, दूर हो जाती है, अब यहाँ से फार हो गई सन से, तो सूरज की रोशनी भी दूर से पहुंच रही है, गर्माहट भी दूर से पहुंच रही है, तो हमें क्या महसूस होता है, विंटर, ठीक है, विंटर सीजन आ गया कि अर्थ अभी दूर हो गई है। डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, वही सारी चीजें हैं जो सरफेस फिनोमिना होता है। In evaporation, there are some liquid molecules near the free surface of a liquid which have gained sufficient kinetic energy during collision with other liquid molecules so as to overcome the attractive force of other molecules. As a result, these molecules may escape liquid surface and vaporize. Evaporation कह रहे हैं सिर्फ तभी नहीं होगा कि हम टेम्परेचर दें, गर्म करें, तब होगा। हो सकता है कि किसी दो तरीके के लिक्विड को हमने मिला दिया, कंबाइन कर दिया, दो तरीके के लिक्विड है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, तो इन दोनों में एक तरीके की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी के वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स के मोशन को बढ़ा देती है। तो जब मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, वो हीट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में, और हीट की वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी थोड़ा में। बहुत इवेपोरेशन होगा। इसीलिए कहते हैं इवेपोरेशन क्या होता है, एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है, सभी टेम्परेचर पे। In boiling process, at boiling point of liquid, all liquid molecule possess sufficient kinetic energy so as to overcome the intermolecular forces due to neighboring molecules. As a result, all the molecules of a liquid start leaving the liquid and vaporize at a constant temperature.
कि पानी हमने लिया, अब हम उसको चाहे ऊपर से गर्म करें, फायर लगाएं, या नीचे से हम गर्म करें, तो क्या होगा, एक एक मॉलिक्यूल गर्म होगा, वो ट्रांसफर करेगा दूसरे को अपनी एनर्जी, और इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, सरफेस पे आके उबलने लगेंगे, उछलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इवेपोरेशन में भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और बॉइलिंग पॉइंट में भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है। इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट, जैसे कि पसीना निकलना, स्वेटिंग, पसीना निकलना क्या है, इवेपोरेशन है। क्या होता है, हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हिलाते डुलाते हैं अपने आप को, तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, वो एक सफिशिएंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। बहुत कम टेम्परेचर या बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या कहता है बॉडी को, कि पसीना निकालो, स्वेटिंग करा दो। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग होगी, पसीना निकलेगा, तो हम जो गर्माहट है उसके वजह से इवेपोरेशन हो जाएगा, वो पसीना भाप बन के उड़ जाएगा, और जब वो भाप बन के उड़ेगा तो हमें बॉडी को ठंडा ठंडा फील होगा। इसीलिए जब गर्मी में थोड़ी देर लाइट चली जाए, या गर्मी में रहें, या गर्मी से बाहर आए, बाहर से अंदर आए एसी रूम में, तो एक बार की बहुत ठंडा लगता है, या कहीं से हवा चल जाए, पंखा चल जाए, तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है। क्या है वो, इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कहलाता है। मटके में जो पानी रखा जाता है वो इवेपोरेशन के वजह से ही ठंडा होता है, मिट्टी के मटके में। ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, और बॉइलिंग प्रोसेस क्या है, गर्म होता है। द evaporation प्रोसेस स्लो प्रोसेस, बट बॉइलिंग प्रोसेस इज रैपिड फास्ट प्रोसेस। ठीक, बॉइलिंग हो गया। अब है थर्मल एक्सपेंशन, मतलब कि एक तो चीज है कि जबरदस्ती तुम किसी से खींच खींच के खोल दो, खींच के खोल दो, जैसे लेस का पैकेट फाड़ती हो, ऐसे खींच देती हो ना पन्नी को, फट जाता है। दूसरी चीज है कि थर्मल एक्सपेंशन, उसको गर्म किया जाए, गर्म कर करके चीरा जाए, तो अपने आप वो थर्मल एक्सपेंशन उसको कहेंगे। यानी कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है यूनिवर्स में, तो उन सब्सटेंस में ये देखा गया है कि जब हम उनको हीट सप्लाई करते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेशन मोशन में थे, वो थोड़ा सा रैंडम मोशन में आते हैं, थोड़ा सा मोशन ज्यादा करने लगते हैं, और मोशन ज्यादा करने की वजह से क्या होता है, वो एक्सपैंड हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस था, उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेशन मोशन कर रहे थे, हमने इसको हीट दी, गरम किया। ठीक है, जब गरम किया, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे ना, वो थोड़े से दूर दूर होके इस तरह से मोशन करने लगे, इस तरह से हो गए, तो एक चीज क्या हुई, एक्सपैंड हो गई। और यही इसका कन्वर्सली भी होगा कि जब हम किसी चीज को कूल करेंगे, तो उसके कूल करने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की लो हो जाएगी। हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये तो तुम्हें पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी लो होगी, जी, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स थक जाएंगे, धीरा धीरा मोशन करेंगे, बहुत कम मोशन करेंगे। तो बहुत कम मोशन करेंगे तो करीब करीब आ जाएंगे, और करीब करीब हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। यही चीज अब आपको हुँ, थर्मल एक्सपेंशन पूछे तो ये लिखना होगा, रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, सिर्फ एक्सपेंशन है ना, तो एक्सपेंशन में श्रिंक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फैल रहा है, ये बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, श्रिंक वर्ड नहीं आएगा क्योंकि एक्सपेंशन है। सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है, तो क्या होता है, साइज में होता है। सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज। On heating, a solid expands on all direction as the molecules are tightly packed in solids. Thermal expansion of solid is small. Solid में जो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है वो बहुत ही थोड़ा दिखाई देता है, बहुत ही थोड़ा दिखाई देता है। हमको हाँ, एहसास इतना उसको एकदम एक्यूरेसी से मेजर करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ थर्मल एक्सपेंशन हुआ है। जैसे कि
ठंडियों में जो लोहे के तार होते हैं वो एकदम सीधे होते हैं। इन विंटर्स लोहे के तार हैं, कपड़ा फैलाने वाले या वायर है, वो सब एकदम सीधे कड़क हो जाते हैं। लेकिन जब समर आता है तो ये सब क्या होते हैं, झूल जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम्म, इनमें एक्सपेंशन हुआ है। ये एक्सपेंशन तुमको अपने डेली रूटीन्स में आसपास दिखाई देता है। To show thermal expansion of solid using bar रूटीन में। and gauge experiment, क्या है इसमें किया? Take a metal bar and gauge such that the ये gauge है, bar exactly fits into the gauge. Take the bar out and heat it over. ठीक है, बन try to fit it again and gauge will not. ठीक है, मतलब आपसे कह रहे हैं कि आप इस तरह का कोई भी एक गॉज ले लीजिए, केस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए लोहे का, उस कोई दो चीज ऐसी लो जो एक दूसरे में चले जाते हो, इन अंदर आराम से चले जा रहे हो। फिर क्या करो, दोनों में से किसी एक को गर्म कर दो। गर्म करने के बाद तुम देखोगी कि ये इसमें फिट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपैंड हो गया है। इसी चीज को ऐसे कर सकती हो कि एक जार ले लो जिसका ढक्कन लोहे का हो, अच्छा मोटा लोहे का हो। ठीक है, अब उसको क्या करो, उसको लोहे के जो जार का ढक्कन है उसको गर्म करो। लोहा है, लोहा अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर उसको उस जार में बंद करो, तो क्या होगा, वो ढीला पड़ जाएगा, कस के बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स अपना देख सकती हो। बॉल एट नॉर्मल टेम्परेचर, हॉट बॉल टेम्परेचर रेज्ड। नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉल जो थी वो इसके अंदर से चली जा रही थी। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो बॉल थी वो इसके अंदर से, चली गई थी। लेकिन जब हमने उसको गर्म किया तो इसके अंदर से नहीं जा पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये एक्सपैंड हो गई, ये बढ़ गई। तो यही सारी चीजें इसमें लिखी हैं। अच्छा, डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपैंड डिफरेंटली। जरूरी नहीं कि सब एक ही तरह से हैं, एक ही तरह से हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दो, एक तलवार है, एक रॉड है जिसमें ये नीचे की तरफ आयरन है, लोहा है, और ऊपर की तरफ ब्रास है जिसमें कोबाल्ट और जिंक वगैरह मिक्स होता है, इम्प्योर मेटल होता है, बायोमेटेलिक सब्सटेंस है। तो क्या किया गया, यूजिंग अ बर्नर हीट स्ट्रिप्स मिडल, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द स्ट्रिप बेंड्स and brass is on the outer side of the curved strip. This is because for the same rise of temperature brass has expanded more than iron. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, इस तरफ, ये यहाँ पर ये ऊपर की तरफ इस तरह से ये ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, यानी कि ऊपर ब्रास है, ब्रास फैल रहा है इस वजह से। अगर आयरन फैलता ना तो ये ऐसे होता, ब्रास अगर नहीं फैलता, आयरन फैलता तो हम्म, ये ऐसे होता। लेकिन आयरन नहीं फैल रहा है, आयरन का जो एक्सपेंशन होता है वो और हाई टेम्परेचर पे होता है। आयरन से जल्दी फैल जाता है ब्रास। ब्रास का जो एक्सपेंशन पॉइंट है, जैसे एज अ बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसे एक्सपेंशन पॉइंट है वो आयरन से कम है, कम टेम्परेचर पे फैलने लगता है। द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द, अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? पहली चीज, ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सॉलिड। ठीक है, मतलब अगर 15 सेंटीमीटर का कोई रॉड था तो वो हो सकता है 15.5 सेंटीमीटर बढ़ जाए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो 17 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी एक्सपेंशन होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा धूप से, या टेम्परेचर हम खुद बढ़ाएं। द नेचर ऑफ सॉलिड मटेरियल, और वही चीज जैसे कि अभी आयरन था और ब्रास था, तो डिपेंड करेगा सॉलिड मटेरियल किस चीज का बना है। हम्म, ये तो नॉर्मल सी चीज थी, एक्टिविटीज वाली चीज थी, जिसको आप एक्टिविटी करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ चीजें जो हैं वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही हैं। अब है कि मॉलिक्यूलर मोशन, साइंस क्या है इसके पीछे। सॉलिड मॉलिक्यूल्स possess वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। साइंस वही है, हर जगह वही साइंस इसमें लग रही है जो ऊपर बताया कि भाई वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स में। जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर इसका बढ़ाया जाता है, तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो काइनेटिक
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जो अभी वाइब्रेशनल एनर्जी थी वो और बढ़ गई, पहले से ज्यादा हो गई। वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, और इस वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स के इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि चीजें, जो मॉलिक्यूल अभी सिर्फ इतनी दूरी पर वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो इतनी दूरी पे वाइब्रेट करने लगे, तो ऑटोमेटिक साइज बढ़ गया ना, कब, हीट देने हम्म, पर। तो वही बताएं, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। मॉलिक्यूल सेपरेट हो जा रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से, और जब दूर होंगे तो क्या होगा, सो द सॉलिड एक्सपेंड्स इन ऑल डायरेक्शन। तो सॉलिड्स क्या हो जाएंगे, हर डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाते हैं। ये याद रखना, ये पूछा जाएगा सॉलिड का एक्सपेंशन कैसे होता है। सॉलिड का एक्सपेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट सब में होता है, सब डायरेक्शन में वो बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंथ में बड़े हो जाएगा, हाइट में भी बढ़ेगा, ब्रेथ में भी बढ़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट साइंस की पॉइंट्स। एवोपरेशन इज अ प्रोसेस बट बॉइलिंग इज अ, एवोपरेशन इज अ स्लो प्रोसेस बट बॉइलिंग इज अ रैपिड प्रोसेस। ठीक। Expansion of different process. solid is a dash for a given rise in temperature. हम्म, Expansion of different solid is, क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स का इसका इज होगा डिपेंड फॉर अ गिवन राइज इन टेम्परेचर, डिपेंड होगा आई थिंक, क्या होगा, और क्या हो सकता है। हीटिंग करने पे वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज करता है। लिखा है ना यहाँ पे, एम्पलीट्यूड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस ऑन हीटिंग एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। थ्री काइंड्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक। अब अभी बताया ना उसने कि जो थर्मल एक्सपेंशन है वो किस किस तरीके से होता है, ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। तो कोई अगर बॉक्स है, उसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो थर्मल एक्सपेंशन अगर लेंथ में हो रहा है, लंबाई अगर बढ़ रही है, तो उसे हम कह देंगे लीनियर एक्सपेंशन। फिर इसी तरह से लीनियर एक्सपेंशन का पूरा दिया है। फिर अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों में बढ़ रहा है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या हो जाता है, एरिया, तो उसे हम फिर कह देंगे एरियल एक्सपेंशन। और अगर लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों में बढ़ रहा है, तो उसे हम कह देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक। सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, अब इसको समझते हैं। जो एक कॉमन चीज थी वो बता दिया कि डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट तरीके के, ये तीन तरीके के एक्सपेंशन देंगे। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है, सॉलिड फॉर्म अ रॉड और वायर, देन ऑन हीटिंग इट्स लेंथ increase when expansion in length, and the thermal expansion is called linear expansion. The amount of linear expansion depends on the original length। ये तो अभी भी ऊपर पढ़ चुकी हो ना, कि ओरिजिनल साइज पे डिपेंड करेगा। फिर ये जस्ट अभी ऊपर पढ़ा ना कि एक्सपेंशन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। एक्सपेंशन डिपेंड करता है ओरिजिनल डायमेंशन पे। डायमेंशन का मतलब क्या, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ लेंथ ब्रेथ एंड एंड ब्रेथ हाइट। एंड हाइट। राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और द नेचर ऑफ द सॉलिड मटेरियल, इस सब पे भी डिपेंड करेगा। ब्रास ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू आयरन। तो राइज इन टेम्परेचर और द नेचर ऑफ द सॉलिड, वही यही चीज है। तो पहले एक रॉड थी जिसका जो टेम्परेचर था वो T था, लेंथ इसकी L थी। इसको गरम किया, कितना गरम किया बेटा, डेल्टा टी। डेल्टा टी इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब थोड़ा सा गरम किया। और के फॉर क्या है, के फॉर क्या है, केल्विन। हम लोग साइंस में, फिजिक्स में केल्विन में सब कुछ देखेंगे, केल्विन। तो डेल्टा टी तक गरम किया केल्विन, तो लेंथ इसकी कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल। कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल। इफ, हाँ, ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, कितनी बड़ी, डेल्टा एल बड़ी। ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था, टी, बाद का टेम्परेचर कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक। तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये बताओ, अगर हम
ये कितना बढ़ता चला जाएगा, हम जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा ना, हाँ। है ना। तो यानी कि जो लेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल डेल्टा टी के। फाउंड L delta L that delta L is found to be proportional to the product of original length and increase in temperature। जो लंबाई बढ़ेगी, जितनी लंबाई बढ़ेगी ये डिपेंड करेगा पहली कितनी लंबाई थी और दूसरा टेम्परेचर पे। यही यहाँ पे लिखा है ना कि ओरिजिनल लेंथ, पहले कितनी लेंथ थी और साथ ही साथ डेल्टा टी, तो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, एल मल्टीप्लाई डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया। हाँ। जो डेल्टा एल यानी कि जितना एक्सपेंशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लंबाई, ओरिजिनल लंबाई की, और जो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। मैथ्स में और फिजिक्स में ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल साइन, प्रोपोर्शनलिटी, क्वेश्चन। हाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो ये जो अल्फा आया ना ये क्या है, अल्फा, ग्रीक अल्फाबेट है अल्फा, इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अल्फा को क्या कहते हैं, ये अल्फा, ये जो अल्फा आया है इसे प्रोपोर्शनली क्या कहेंगे, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। where alpha is a constant whose value depends on the material of the solid rod। मटेरियल का मतलब कि आयरन है या फिर ब्रास है या फिर एल्युमिनियम है या सिल्वर है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, क्योंकि ये लीनियर एक्सपेंशन एक्सपेंशन में आया है तो इस कोफिशिएंट का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन। ऑफ लीनियर हाँ, एक्सपेंशन। ऑफ द गिवन मटेरियल मतलब जिसकी रॉड को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो दस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो अगर यहाँ पे ये आपका डेल्टा एल है, अल्फा एल अल्फा डेल्टा टी, अगर हम अल्फा को यहाँ पे अकेले रखें, अगर अल्फा को हम अकेले रखें तो एल डेल्टा टी कहाँ चला जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, यही हो जाएगा ना, यही फॉर्मूला बनेगा, नीचे आ जाएगा ये दोनों। तो ये यही चीज हुआ है। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल क्या थी, इंक्रीज इन लेंथ, जितना इंक्रीज हुई थी यहाँ पे, जितना इंक्रीज हुई थी डेल्टा एल, तो यही तो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब क्या है, सॉरी, इंक्रीज इन लेंथ, और एल का मतलब क्या है, ओरिजिनल लेंथ। एल क्या थी, ओरिजिनल लेंथ, और राइज इन टेम्परेचर टोटल कितना था, लेंथ। डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर कितना था, डेल्टा टी, तो यही तो बना ना, डेल्टा एल डेल्टा एल, एल डेल्टा टी एल डेल्टा टी। तो लीनियर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, एल मल्टीप्लाई डेल्टा टी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। नोट दिस फॉर्मूला। और देखो अब फिर से हम कह रहे हैं कि 7 दिनों में से एक दिन बनाओ जिसमें मैथ्स के, साइंस के, केमिस्ट्री के जो भी सब फॉर्मूले लिखने हैं, रफ कॉपी में लिखने हैं। एक तो एक डायरी होनी चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज सब फॉर्मूले सेफ हों, सेफ हों। पढ़ो, आज तुमने पढ़ा, खोलो अपनी डायरी, हीट हीट लीनियर एक्सपेंशन डालो वहां पर और ये लीनियर एक्सपेंशन का ड्राइव कर दो। थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन लीनियर क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का एल अल्फा इज इक्वल डेल्टा एल, एल डेल्टा टी लिख दो, ये हो जाएगा सेफ। और फिर इस डायरी में तो सिर्फ एक ही बार लिखना है, लेकिन हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन सारे मैथ्स साइंस सबके फॉर्मूले तुम्हें सिर्फ लिखने हैं, कभी नहीं भूलोगी। और इससे आएंगे न्यूमेरिकल। किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हें एहसास हो ही गया होगा। तुमसे पूछेंगे कि एक मटेरियल है जिसको डेल्टा टी गर्म किया जाता है,
तो वो डेल्टा एल बढ़ता है, उसमें डेल्टा एल बढ़ जाता है, डेल्टा एल तक बढ़ जाता है वो, और उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये है, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ बताइए। इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, या फिर उसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, बाद में वो इतना बढ़ गया और इतना टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालिए। तो तुम्हारे पास एक दो तीन चार, चार चीज यहाँ पे गिवन है इस फॉर्मूले में। तीन, तो चार में से तीन देकर एक पूछेगा, तीन गिवन, तीन दे देगा, एक पूछेगा। जिस तरह से सवाल पूछने का एक तरीका है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा को एक्सप्लेन करिए, डिफाइन करिए। सॉलिड के क्या होता है, तो इज इन द फॉर्म ऑफ रॉड ऑफ वायर इज डिफाइंड एज द, यहाँ से है, द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कि जो ओरिजिनल लेंथ एज द इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर यूनिट, पर का मतलब हो गया अपॉन, इंक्रीज इन इट्स लेंथ, यानी कि अल्फा जो है वो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ को डेल्टा एल से बता रहे हैं, पर का मतलब अपॉन यूनिट ओरिजिनल लेंथ एल है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जितना इंक्रीज किया गया है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया है। इसके एसआई यूनिट, अल्फा की एसआई यूनिट क्या होती है, देखो इस फॉर्मूले में, देखो इस फॉर्मूले में टेम्परेचर कहाँ पे है, टेम्परेचर। अल्फा है, डेल्टा एल, एल का मतलब क्या है, लेंथ, एल का मतलब क्या है, लेंथ। लेंथ, लेंथ की क्या होगी, कुछ सेंटीमीटर होगी, लेंथ किस हाँ में मापते हैं, सेंटीमीटर में, और ये भी नीचे भी एल है ना, तो ये भी किस में होगी, हाँ सेंटीमीटर में होगी, और डेल्टा टी को सेंटीमीटर में केल्विन में होगी। कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कट जाएगा, अल्फा की केल्विन डायमेंशन, बचेगा। हाँ अपॉन वन अपॉन केल्विन बचेगा, वन अपॉन केल्विन, और एक्सपोनेंट पढ़ा है तुमने, केल्विन को क्या कहते हैं, वन अपॉन के को क्या कहेंगे, के इनवर्स, के इनवर्स या के टू द पावर -1, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी अल्फा की, के इनवर्स। तुमको अगर ना भी याद रहे तो यहाँ पे यूनिट निकालना सीखो, कि डेल्टा एल सेंटीमीटर में हो जाएगा, एल सेंटीमीटर में हो जाएगा, या एम, और डेल्टा टी यहाँ आपका वो हो जाएगा एमकेएस में, जिसमें कहते हैं हम एमकेएस में निकालेगा, मीटर है तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा टी बचेगा। अब ये जो टेबल दी है, तो अगर केल्विन में पूछेंगे, एसआई यूनिट केल्विन होती है, लेकिन अगर सेल्सियस में पूछेंगे तो केल्विन क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस इनवर्स, तो ये भी याद रखो, ये भी याद रखो। लीड, लीड का अल्फा इतना होता है 5.1, एल्यूमिनियम का इतना, ब्रास का इतना 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 इतना, गोल्ड का इतना, कंक्रीट का इतना। लीड, जिसका अल्फा जितना ज्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन उतना ही कम होगा। आयरन का हम्म, देख लो, 1.2 है, गोल्ड का 1.4 है, और सिल्वर का गोल्ड से ज्यादा है, 1.9 है। सिल्वर को अगर पिघलाना है तो ज्यादा टेम्परेचर देंगे, सेम टेम्परेचर, जैसे कि गोल्ड है, एक रिंग है सिल्वर की, एक रिंग है गोल्ड की, दोनों को ही सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो एक्सपेंशन किस में ज्यादा होगा, गोल्ड में ज्यादा हो जाएगा, गोल्ड में एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए गोल्ड में, जो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो है वो 2.4 है, ब्रास का, कॉपर का 1.7 है, कि वो जल्दी से गलने ना जाए, उसमें थोड़ी सी ठोस, सॉलिड हो जाए वो थोड़ा सा। प्लैटिनम का और कम होता है, इसलिए देखो प्लैटिनम महंगी होती है। स्टील का 1.1 होता है, इनवर
ये क्या होता है, ये इनवर्स क्या है? इनवर्स 0.07। कंक्रीट, कंक्रीट जिसकी दीवारें बनती हैं सीमेंट वगैरह, उसका 1.2 है। दीवारों को कोई 15 डिग्री सेल्सियस पे गर्म थोड़ी कर रहा है। जो घर की दीवारें हैं हम्म। वो तो क्या सूरज के सामने है ना, उनके टेम्परेचर ज्यादा तो क्या उनको इफेक्ट हो रहा है? 48 49। तो ये था लीनियर एक्सपेंशन। वॉल्यूम तक पढ़ाएंगे, उसके बाद देखेंगे एरियल एक्सपेंशन में क्या है कि एरिया एरिया में, आप एरिया में होगा, मतलब एरिया का मतलब हो गया कि सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया पूरा बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेथ भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, तो एरियल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी चूंकि ये एरियल एरियल को सुपरफिशियल एक्सपेंशन कह रहे हैं, एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है? जितना एरिया बढ़ा है। फिर किस पे डिपेंड करेगा? ओरिजिनल ए पे, राइज इन ओवरऑल टेम्परेचर एरिया। पे और मटेरियल पे, सॉलिड मटेरियल पे, देन। वही जो ऊपर था। तो जो डेल्टा ए है जितना बढ़ेगा, ये पहले इतना था, ये बॉक्स इतना था, लंबाई चौड़ाई इसकी इतनी थी, इसको गर्म किया डेल्टा टी से, टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर टी था, और ये वाले का टेम्परेचर कितना हो गया? टी प्लस डेल्टा टी। तो कितना बड़ा ये इतना बड़ा, इधर इतना बड़ा, इधर इतना बड़ा, डेल्टा ए बड़ा। तो डेल्टा ए किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? उसी तरह से एरिया और डेल्टा टी के प्रोडक्ट के बराबर में। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो उसके लिए अल्फा दिया था, इसके लिए बीटा दे दिया है। एरिया बीटा डेल्टा टी आ जाएगा। तो बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और फिर से यहाँ से अगर हम बीटा निकालें तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ए डेल्टा टी को यहाँ नीचे भेज दो डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। डेल्टा ए क्या है? जितना इंक्रीज हुआ है इन एरिया, ए ओरिजिनल एरिया, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये राइज इन टेम्परेचर, राइज बोल दो इंक्रीज बोल दो। तो कोफिशिएंट ऑफ सुपर, और फिर यहाँ से देखो एरिया एरिया काट के क्या हो जाएगा? इसकी भी यूनिट 1/केल्विन, यानी कि केल्विन इनवर्स आ जाएगी। अगर तुमने लीनियर अच्छे से समझ लिया, लीनियर का डिराइव, ये फॉर्मूला डेरिवेशन, जितना डेरिवेशन है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये डेरिवेशन लीनियर का, वॉल्यूम का, एरियल का अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या चीज है। इंक्रीज इन डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा टी का मतलब क्या है, तो तीनों का अच्छे से समझ लोगी। इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन इनवर्स या सेल्सियस इनवर्स। हम्म। अब यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं। करेंगे। जो बीटा क्या है? बीटा आपका एरियल एक्सपेंशन है, अल्फा क्या है? लीनियर एक्सपेंशन है। तो लीनियर एक्सपेंशन एक्सपेंशन है, बीटा आपका एरियल एक्सपेंशन है। तो एरियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है? तो हमने ये देखा, जो एरियल एक्सपेंशन होता है वो दोगुना होता है लीनियर एक्सपेंशन का। ऑफ कोर्स होगा ना, हम्म। क्योंकि वहां पे तो सिर्फ लेंथ में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तो सरफेस एरिया में बढ़ रहा है। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुमको बीटा दे देंगे तो अल्फा पूछेंगे, अल्फा दे देंगे तो बीटा पूछेंगे। या ऊपर वाले से देखो न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है। न्यूमेरिकल आपका ये बनेगा, आपको कहेंगे कि अल्फा निकालिए, अल्फा निकालिए। अल्फा निकालने के लिए आपको डेल्टा एल दे देंगे, एल दे देंगे, डेल्टा टी दे देंगे, जो जो अल्फा के फॉर्मूले में है। अल्फा आप निकाल लेंगी और कहेंगे कि उसी मटेरियल का बीटा भी निकालिए। तो आपको ये तीन चीज गिवन है, आप इससे अल्फा निकाल लेंगी। जब अल्फा निकाल लेंगी तो आपको पता है कि बीटा जो है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है, एरियल एक्सपेंशन। तो उसी सेम मटेरियल का आप क्या निकाल लेंगी? एरियल एक्सपेंशन भी बीटा। निकाल लेंगी, बीटा भी निकाल लेंगी। तो न्यूमेरिकल इस तरह से आएंगे। अब आता है यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम में वही चीज, वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी सॉलिड का, क्यूब का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। यानी कि जो एक्सपेंशन होगा वो लेंथ में भी होगा, ब्रेथ में भी होगा और हाइट में भी होगा। जब तीनों हम्म। में एक्सपेंशन होता है
तो लेंथ, ये आपकी लेंथ मान लो, ब्रेथ मान लो, हाइट मान लो, तो ये पहले v रहा होगा एट टी टेम्परेचर, इसको एक्सपेंशन किया लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में, तो ये कितना बढ़ गया, डेल्टा v बढ़ गया, तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा t प्लस डेल्टा टी। सारी चीज वही है, इसको हम गामा से कहते हैं, वो बीटा था, ये गामा है, अल्फा बीटा गामा। सारे वही चीज होंगी कि ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, राइज इन टेम्परेचर पे करेगा, नेचर ऑफ द सॉलिड मटेरियल सेम चल रहा है ना, अभी तक कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं ना, बस थोड़ा सा समझना है। तो जो डेल्टा वी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वी एंड डेल्टा टी के प्रोडक्ट के। जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो गामा आ जाएगा, गामा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और फिर से यही गामा यहाँ पे रखो, तो v और डेल्टा टी किधर चला जाएगा, इधर अपॉन में आ जाएगा, यही चीज यहाँ पे हुई है। और फिर इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन के बचेगा, तो के इनवर्स इसकी हो जाएगी एसआई यूनिट, सेल्सियस इनवर्स। एसआई यूनिट हमेशा केल्विन ही होगी, यही लिखना, केल्विन इनवर्स। और फिर दोनों में रिलेशन क्या है, अल्फा, अल्फा और गामा में रिलेशन क्या है, अल्फा, अल्फा जो है आपका लीनियर है, और बीटा क्या था, ट्वाइस ऑफ अल्फा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों में एक्सपेंशन था। गामा क्या है आपका, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आपका तीनों एक्सपेंशन हो रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों, तो ये 3 गुना है लीनियर एक्सपेंशन का। तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा कि आपसे बीटा भी पूछ सकता है, यहाँ पे भी यही चीज बताया ना, डिस्कस किया, कहाँ गया ये, आपसे डेल्टा एल एल डेल्टा टी यानी कि लीनियर एक्सपेंशन की जानकारी देकर अल्फा भी निकाल सकता है, बीटा भी निकाल सकता है, और गामा भी निकलवा सकता है। क्यों, क्योंकि बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है और गामा थ्राइस ऑफ अल्फा होता है। ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और यहाँ पर अब यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है कि किसका वॉल्यूम किस किस तरह से बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है जिसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एरियल एक्सपेंशन भी होगा। हियर इज योर न्यूमेरिकल्स, खत्म चैप्टर। ये भी है। अच्छा, अभी थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स है, ठीक है। यहाँ देखो चेक पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा ऑफ कॉपर इज दैट ऑफ आयरन, आयरन से कम होता है, कॉपर इज लेस देन आयरन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, थ्राइस होता है, 1/3 होता है ना। गामा जो है वो हाँ। थ्राइस ऑफ अल्फा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 3 या मल्टीप्लाई में है तो गामा अपॉन 3 हो जाएगा ना, 1/3 होता है। बीटा जो है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा है, तो अल्फा बी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना बीटा का। सॉलिड्स हैव डैश हाँ। काइंड्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, 3 टाइप्स, थ्री थ्री काइंड्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कौन कौन से, लीनियर, बोलो, एरियल लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एरिया वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, इन वॉल्यूम वॉल्यूम, एक्सपेंशन। ठीक है। तो तुम्हारे पास 3 4 यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देख लो कैसे है, क्या क्या गिवन है न्यूमेरिकल में। फर्स्ट न्यूमेरिकल पहले इजी होगा, वही देखते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ निकालना है, यानी कि डेल्टा एल तुम्हें निकालना है, ऑफ एल्यूमिनियम केबल ऑफ लेंथ, यानी कि एल दिया है, यहाँ पे एल दिया है 30 मीटर, व्हेन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 15 to 45 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पे था और 45 डिग्री सेल्सियस किया, तो 15 से 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में डेल्टा टी कितना है वो तो निकालो। तो डेल्टा टी ऐसे निकलेगा कि जितने बड़े में से छोटे को घटा दिया, 30 आया, तो डेल्टा टी कितना हो गया, ये कितना हो गया, 30 डेल्टा टी। 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री तक सेल्सियस पहुंचाया टेम्परेचर, तो डेल्टा टी कितना बढ़ाया, 15 से 45 तक लाने में बढ़ाया कितना, 30 डिग्री बढ़ाया, तो डेल्टा टी आ गया।
ठीक है। और क्या होता है तुम्हें, क्या निकालना है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ एल्यूमिनियम का। और ये देखो तुमको कोफिशिएंट दिया है, ये अल्फा दिया है, ये अल्फा है, अल्फा दिया है, अल्फा दिया है, एल दिया, क्या होता है अल्फा का फॉर्मूला, क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, यही होता है ना फॉर्मूला। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बीटा क्या है, देखो एरियल है ना, तो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। बीटा का है डेल्टा ए गामा क्या अपॉन होता है, ए। सबका फॉर्मूला सेम तो है, कहाँ कुछ अलग है। तो ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट करो, निकाल लो भाई। अब जाहिर सी बात है, लेंथ, लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ आपकी सेंटीमीटर में ही आएगी। यहाँ पे अब एरियल एक्सपेंशन है। An iron sheet is 5 meter long and 2 meter broad. It is heated through 60 degree Celsius. Calculate the change in surface area. ठीक है, तो भाई 5 मीटर लॉन्ग, ये आपकी लेंथ दे दिया, ये आपका ब्रेथ दे दिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। हाँ एल डेल्टा टी इंटू बी। हीटर थ्रू डिग्री, यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि इतने से इतने तक गर्म किया, डायरेक्ट बता दिया, डेल्टा टी खुद ही दे दिया है, कोफिशिएंट दे दिया, तुमको डेल्टा ए निकालना है, डेल्टा ए तुम्हें निकालना है। तो बीटा से डेल्टा ए कैसे आएगा, बीटा मल्टीप्लाई ए डेल्टा टी, ये सब इधर चले जाएंगे ना मल्टीप्लाई में, देखो सबको मल्टीप्लाई में रख के सॉल्व कर दिया। और एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बीटा में कैसे एरिया कैसे आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। वॉल वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो जब आप वॉल्यूम यानी कि गामा सॉल्व करोगी, डेल्टा वी निकालोगी, तो ये वो एम क्यूब या फिर, बोलो, एम क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा उसका। सेंटीमीटर ये देखो क्यूब यहाँ पे में। वॉल्यूम किस में आया है, यहाँ तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ से आप, यहाँ आपको मटेरियल का वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कॉपर ही निकालने को कहा है। तो उसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। क्यों डिग्री सेल्सियस में लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज हो रहा है वो देखो क्या होगा, ये देखो, ये सेल्सियस में टेम्परेचर दिया था, तो आंसर भी किस में आएगा, सेल्सियस में। अगर यहाँ पे केल्विन यूज होता तो आंसर भी किस में आता, केल्विन में आता। अब देखो यहाँ पे डेल्टा टी माइनस करके निकाला, क्यों, क्योंकि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो डेल्टा टी कितना हुआ, 100 - 0 यानी कि 100। डेल्टा वी एक्सपेंशन बता दिया कि भैया इतना बढ़ा, और ओरिजिनल जो वॉल्यूम था वो इतना था, 8,000। व्हेन अ कॉपर क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, देखो वी तो दिया नहीं है यहाँ पर, ओरिजिनल वी वॉल्यूम जो है वो निकाला है इन्होंने, यहाँ से कैसे निकाला है, क्यूब, व्हाट इज क्यूब, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर से बनता है ना, क्यूब की ऑल ऊपर साइड्स इक्वल स्क्वायर। होती है ना, हाँ लेंथ। हाँ, क्यूबॉइड नहीं है ये, क्यूब है। क्यूब में आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है। तो उस क्यूब का सेम होता वॉल्यूम है। क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है एल, सबको अगर हम ए मान लें तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। और क्यूबॉइड का क्या हम्म होता है, हाँ, क्यूबॉइड का क्या होता है, एल बी क्यूब मल्टीप्लाई बी एच एल मल्टीप्लाई बी। एच एल, ये वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। यहाँ पे क्यूब यूज किया था, तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम निकाला, ए क्यूब, क्यूब का निकाला, 1,000 सेंटीमीटर क्यूब आया। लेकिन अगर यहाँ पे क्यूबॉइड होता तो किसका वॉल्यूम निकालती, क्यूबॉइड का निकालती, एल बी इंटू बी एच इंटू एच, इसी तरह से पूरा करती। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ, अच्छा देखो यही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हम तुमको ऊपर बता चुके हैं कि अल्फा पूछेगा, अल्फा पता अगर चल गया तो अल्फा से बीटा पूछ लेगा, तो बीटा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है। और गामा भी पूछ लेगा तो गामा क्या होता है, थ्राइस ऑफ अल्फा होता है। लो, अल्फा देगा, बीटा और गामा पूछेगा, दैट्स इट। तुम्हें करना क्या है, इसका पूरा नोट्स बनाओ, देखो इसको, और बुक में
अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हों उसको सॉल्व करो, भेजो, जितने आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर कल डिस्कस करेंगे।